Okay. So hello everyone. Welcome to lecture number 14 of design of RCC. And in this particular session, I am going to start a new topic, that is design of column and footing. Basically, all of you know the load transfer in RCC follow a particular sequence. आपको पता है कि सबसे पहले जो स्लैब का लोडिंग होता है, जो स्लैब का लोडिंग है वो कौन लेता है? वो बीम लेता है। कौन लेता है? वो बीम कैरी करता है। बीम का जो लोड है वो किस पे आता है? कॉलम पे आता है। कॉलम पे आता है। और कॉलम का लोड है जो किस पे आता है? फुटिंग पे आता है। किस पे आता है? फुटिंग पे आता है। और फाइनली है जो फुटिंग के बाद है जो लोड कहाँ पे जाता है? सॉइल पे जाता है ना? सॉइल पे जाता है। ठीक है। सो ये क्या है? सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसको क्या करता है? लोड ट्रांसफर के दौरान क्या होता है? फॉलो होता है। स्लैब का लोड कौन कैरी करेगा? बीम। बीम का लोड कौन कैरी करेगा? कॉलम। और कॉलम का लोड कौन कैरी करेगा? फुटिंग। और फुटिंग से फाइनली लोड ट्रांसफर हो जाता है सॉइल पे। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो कि क्या होता है? फॉलो होता है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट है जो एवरी चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक चैप्टर रिमेनिंग था, डिजाइन ऑफ कॉलम एंड फुटिंग। तो इसको हम लोग है जो आज देखेंगे। काफ़ी स्मॉल टॉपिक है, बहुत जल्दी ये एंड हो जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम होने वाला है 21 से। ठीक है। तो 2 और 3 क्लास इसमें लगेगा, उसके बाद है जो आपका चैप्टर है जो फिनिश हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कॉलम। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये क्या है? आपका कॉलम है। ये कॉलम है। और कॉलम किस पे? कॉलम का जो कंस्ट्रक्शन होता है किस पे होता है? पेडेस्टल पे होता है। किस पे होता है? पेडेस्टल पे। और पेडेस्टल का होता है जो फुटिंग पे होता है ना? तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपका रियल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? आपका रियल स्ट्रक्चर है। ये फुटिंग है, ये पेडेस्टल है। और ये क्या है? ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? कॉलम है ना? ये क्या है? कॉलम है। अभी इसमें कंक्रीटिंग नहीं किया गया है, तो क्या है? कॉलम रेनफोर्समेंट है, यहाँ पे दिखाया गया है ना? अगर हम सेक्शन डायग्राम देखें तो ये आपका कॉलम है, ये पेडेस्टल है, और ये क्या हुआ? आपका फुटिंग हुआ। ये क्या है? आपका फुटिंग। ठीक है। सो कॉलम बेसिकली क्या है? कॉलम है जो बेसिकली क्या है? वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। ये क्या है? इट इज ए वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। ये क्या है? वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है विच इज मेनली सब्जेक्टेड टू एक्सियल। जो भी हम कॉलम का डिजाइन करेंगे वो मेनली किसके लिए डिजाइन करते हैं? एक्सियल लोड के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एक्सियल लोड के लिए करते हैं। सो ये क्या है? एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है? आपका मेनली है जो एक्सियल वर्टिकल लोड है जो कैरी करता है। सो इट इज ए वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। It is a vertical compression member which is mainly subjected to axial compressive load. Which is mainly subjected to axial load. Now, see types of column on the basis of cylinder ratio. ये जो पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको क्या करना? याद करना है। बेसिकली क्या करना? आपको याद करना है ना? बेसिकली आपको क्या करना है? आपको याद करना। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे। ठीक है। कॉलम का क्लासिफिकेशन है जो सिलेंडर रेशियो के बेसिस पे किस तरह से किया गया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पेडेस्टल है। आप पेडेस्टल कब बोलेंगे? है ना? पेडेस्टल है जो क्या होगा? लैम्डा क्या होगा? लेस देन 3 होगा। लेस देन 3 होगा, है ना? लैम्डा क्या होगा? लेस देन 3 होगा। फिर शॉर्ट कॉलम में क्या होगा? लैम्डा का जो रेंज है वो 3 से 12 के बीच होगा। 3 से 12 के बीच होगा। और लॉन्ग कॉलम किसको बोलेंगे? जब लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 12 होगा। लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 12 होगा। आपको पता है सिलेंडर रेशियो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिलेंडर रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। सिलेंडर रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लैम्डा का वैल्यू होता है वो क्या होता है? एल इफेक्टिव। हम लोग पढ़े होंगे, स्टील में पढ़े थे, सिलेंडर रेशियो क्या होता था? एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम होता था। एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम होता था। लेकिन ये कहाँ पढ़े थे? ये पढ़े थे हम लोग स्टील में, है ना? ये हम लोग पढ़े थे स्टील में। ठीक है। तो आरसीसी में क्या चेंजिंग आएगा? आरसीसी में आएगा चेंजिंग, एल के जगह पे तो एल इफेक्टिव हो जाएगा, और आर के जगह पे हो जाएगा लीस्ट लैटरल डायमेंशन। लीस्ट लैटरल डायमेंशन। लीस्ट लैटरल डायमेंशन। लीस्ट लैटरल डायमेंशन किसका? ऑफ कॉलम। लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम।
लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। सपोज कीजिए कि कोई कॉलम है जिसका ए बी इंटू डी, इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, बी इंटू डी है। तो यहाँ पे लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या, सपोज कीजिए बी का वैल्यू है जो 200 है और डी का वैल्यू है जो 300 है। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या हुआ आपका, 200 हुआ। लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या हुआ, 200 हुआ, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव अपॉन बी, एल इफेक्टिव अपॉन बी। वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना, वैल्यू पे आपका डिपेंड करेगा। बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा वैल्यू पे, है ना, कि कितना किसका वैल्यू है। तो दोनों में जो मिनिमम होगा वो लेंगे यहाँ पे, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। सो सरेंडर रेशियो का हम लोग डिफाइन कर लिए, एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। नाउ सो ये है जो चार्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कब पेडेस्टल होगा, जब लैम्डा का वैल्यू लेस देन 3 होगा तो क्या होगा, पेडेस्टल होगा। लैम्डा का वैल्यू 3 से 12 के बीच होगा तो शॉर्ट कॉलम होगा, और यदि लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 12 होगा तो क्या होगा, लॉन्ग कॉलम होगा। तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्ग कॉलम है जो बोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका पर्टिकुलर है जो सेक्शनल डायग्राम हो गया कॉलम, पेडेस्टल और फुटिंग का। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये जो कॉलम है वो पी लोड कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल रहे हैं पेडेस्टल, इसको क्या बोल रहे हैं, पेडेस्टल बोल रहे हैं, है ना, इसको पेडेस्टल बोल रहे हैं। और इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, फुटिंग बोल रहे हैं, इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, फुटिंग बोल रहे हैं, है ना। तो ये आपको डायग्राम है जो आपको बनाना पड़ेगा, डायग्राम है जो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो लैम्डा हो गया आपका एल इफेक्टिव अपॉन बी, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ पे बी क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, बी क्या है आपका, बी है आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। चलिए अब देखिए, अब देखिए ए क्या है, ए है आपका एक कॉलम है, कैसा कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम है ना। ए क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसका डायमेंशन आपका क्या है, डायमेंशन आपका बी इंटू डी है, बी इंटू डी है। सपोज कीजिए ए स्मॉल डी ना हो के कैपिटल डी है, ए स्मॉल डी ना हो के क्या है आपका, कैपिटल डी है। तो इसका पार्टिकुलर डायमेंशन क्या हो गया, बी इंटू डी, बी इंटू डी, ठीक है, बी इंटू डी। सो यहाँ पे दो एक्सिस होगा, एक होगा मेजर एक्सिस और एक होगा माइनर एक्सिस, एक होगा मेजर एक्सिस और एक होगा माइनर एक्सिस। जैसे कि यहाँ पर अगर इस कॉलम में ध्यान से देखें तो ये जो होगा एक्सिस ए वाला, ये आपका एक्स एक्स है और ये आपका वाई वाई है, ये आपका क्या है, वाई वाई है, ठीक है, एक्स एक्स है, वाई वाई है ना। तो एक होगा मेजर एक्सिस और एक होगा माइनर एक्सिस, है ना, एक मेजर एक्सिस होगा और एक क्या होगा आपका माइनर एक्सिस होगा। यहाँ पे सपोज कीजिए कि जो मेजर एक्सिस के लॉन्ग आपका इफेक्टिव लेंथ है वो एल ई एक्स है, क्या है, एल ई एक्स है। यहाँ पे दो चीज डिफाइन कर रहा हूँ, एक डिफाइन कर रहा हूँ एल ई एक्स। तो एल ई एक्स क्या है, इफेक्टिव लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू मेजर एक्सिस, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू मेजर एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू मेजर एक्सिस, ठीक है। डी क्या है, डी है आपका डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू मेजर एक्सिस, डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू मेजर एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू मेजर एक्सिस। सिमिलरली एल ई बाई, एल ई बाई क्या होगा, इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू माइनर एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। बी क्या हो जाएगा, बी आपका है बीथ ऑफ द मेंबर, बीथ ऑफ द मेंबर विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू माइनर एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू माइनर एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू माइनर एक्सिस। ठीक है, अब देखिए आप लोग कंफ्यूजन ये होगा कि सर एली एक्स और एली वाई डिफरेंट कैसे हो सकता है, एली एक्स और एली वाई डिफरेंट कैसे हो सकता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम इसको बिल्डिंग कर देते हैं, यहाँ पे इतना दूरी को सपोज कीजिए हम बिल्डिंग कर देते हैं, है ना, इस तरह से इसमें क्या करते हैं, बिल्डिंग कर देते हैं। तो एक कॉलम है जो जब इस पर हम लोडिंग लगाएंगे तो एक कॉलम है जो यहाँ से बगल करेगा, यहाँ से बगल करेगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आपका मतलब बाई बाई के डायरेक्शन में देखा जाए, बाई बाई के डायरेक्शन में देखा जाए तो आपका बकलिंग लेंथ कुछ ऐसा होगा, इस तरह से कुछ बकल करेगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से कुछ बकल करेगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है, इतना फिक्स कर दिया गया, तो इसका क्या हो गया, इसका है जो इफेक्टिव लेंथ जो चेंज करेगा। लेकिन यदि इस डायरेक्शन में देखा जाए, एक्सेस के अलाउंग देखा जाए, यदि एक्सेस के अलाउंग देखा जाए तो अभी भी फुल लेंथ अवेलेबल है, यहाँ तक अवेलेबल है ना। तो ये क्या होगा, मतलब इफेक्टिव लेंथ है जो मेजर और माइनर में डिफरेंट भी हो सकता है, मेजर और माइनर एक्सिस में डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो एल एक्स हम मान लिया कि इफेक्टिव लेंथ है विथ रिस्पेक्ट टू मेजर एक्सिस, और डी है जो डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू मेजर एक्सिस है, और एल वाई है जो इफेक्टिव लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू माइनर एक्सिस है। ठीक है, यदि हम लैम्डा निकालना चाहें, इस केस में यदि लैम्डा निकालना चाहें, है ना, लैम्डा निकालना चाहें तो आपको याद बस इतना ही याद रखना है कि जो शॉर्ट कॉलम होने के लिए एल एक्स बटा डी और एल एक्स बाई बटा बी दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 से 12 के बीच होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम बोलेंगे, शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम बोलेंगे। कहने का मतलब है कि फॉर शॉर्ट कॉलम एल एक्स डी एंड एल बाई अपॉन बी, ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे, देन ओनली it is said to be short column, है ना। सो कोई भी कॉलम को शॉर्ट होने के लिए एल एक्स बटा डी और एल वाई बटा बी दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, कंडीशन हो गया जो आपको याद रखना। अगर मेजर और माइनर एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ डिफरेंट आ रहा है तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब एल एक्स बटा डी और एल वाई बटा बी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 12 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखूंगा, यहाँ पे कॉलम का फेल्योर क्राइटेरिया यदि हम देखें, अगर फेल्योर क्राइटेरिया देखें तो यदि लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 12 है तो जो कॉलम फेल करेगा इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। आपको पता है पहले से, शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। एंड जो कॉलम फेल करेगा फेल्स इन क्रशिंग, कैसे फेल करेगा, क्रशिंग में फेल करेगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि शॉर्ट कॉलम फेल्स इन, तो आंसर क्या होगा, क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब क्या हुआ, मटेरियल है जो पाउडर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मटेरियल है वो पाउडर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग यदि लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 12 है तो जो कॉलम होगा क्या होगा, लॉन्ग कॉलम होगा। ये आपको पता है पहले से, क्या होगा, लॉन्ग कॉलम होगा। और इसका जो फेल्यूर होगा, फेल्स इन बकलिंग, है ना, फेल्स इन बकलिंग। ठीक है, सो लॉन्ग कॉलम का फेल्यूर का रीजन क्या होगा, बकलिंग होगा, और शॉर्ट कॉलम के फेल्यूर का रीजन क्या होगा, क्रशिंग होगा। तो ये दोनों पॉइंट है जो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर लॉन्ग कॉलम के बारे में पूछता है तो आपको याद करना पड़ेगा
कि ये बकलिंग में फेल करता है। क्या करता है? बकलिंग में फेल करता है। और शॉर्ट कॉलम है जो क्रशिंग में फेल करता है। शॉर्ट कॉलम आपका क्रशिंग में फेल करता है ना। नेक्स्ट डिस्कशन है आपका टाइप ऑफ कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन, शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का शेप क्या होगा, है ना। सो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है कि नहीं। ये स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है और ऑक्टागोनल भी हो सकता है, और ऑक्टागोनल भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज मतलब किस टाइप का मटेरियल आपने यूज किया है उसका मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किस टाइप का मटेरियल है जो आपने यूज किया है। सो टिम्बर का हो सकता है, मेशनरी का हो सकता है, आरसीसी का हो सकता है, स्टील का हो सकता है और कंपोजिट सेक्शन का हो सकता है। कंपोजिट सेक्शन हो सकता है। बेसिकली ये जो आपका ऑर्डर है वो किस क्रम में है। लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा आपका, बढ़ता इसमें जाएगा, है ना। मतलब लोड इंक्रीजेज। कहने का मतलब है कि जो मेशनरी का जो बना होगा वो टिम्बर से ज़्यादा लोड लेगा, आरसीसी का जो बना होगा वो मेशनरी से ज़्यादा लेगा, जो स्टील का बना होगा वो आरसीसी से ज़्यादा लेगा, और कंपोजिट कॉलम होगा वो क्या होगा, स्टील से ज़्यादा लोड है जो कैरी करेगा। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लोड कैरिंग कैपेसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग। सो इसमें आपका मेनली दो होता है। एक होता है एक्सियली लोडेड कॉलम। क्या होगा, एक्सियली लोडेड कॉलम। इसमें क्या होगा, ओनली सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग एंड एक्सियल लोडिंग और डायरेक्ट कंप्रेसिव लोडिंग। एक्सियल लोडिंग और डायरेक्ट कंप्रेसिव लोडिंग, है ना। इसमें क्या होगा, जो लोड होगा कहाँ पे आएगा, ऑन सीजी ऑफ कॉलम पे लाई करेगा। लोड कहाँ पे लाई करेगा, ऑन सीजी ऑफ कॉलम पे है जो आपका लाई करेगा लोड, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम हो सकता है। इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम हो सकता है। आपको जो मेनली पढ़ना है वो फर्स्ट वाला पढ़ना है ना, एक्सियली लोडेड कॉलम। अभी हम देखेंगे जब डिजाइन का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मेनली आपको क्या पढ़ना है, एक्सियली लोडेड कॉलम। सो सेकंड है एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। इसमें क्या होगा, सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस तो आएगा ही, साथ ही साथ बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा, साथ ही साथ बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सीजी और जो जहाँ पे लोड है जो एक्ट कर रहा है दोनों के बीच में क्या होगा, इसेंट्रिसिटी आ रहा होगा। दोनों के बीच में क्या आ रहा होगा, इसेंट्रिसिटी आ रहा होगा। अभी हम लोग देखेंगे फिगर से। मे बी यूनी एक्सेल बेंडिंग और वाई एक्सेल बेंडिंग, है ना। अब बेंडिंग की बात करते हैं तो यूनी एक्सेल भी हो सकता है, वाई एक्सेल भी हो सकता है। जैसे ए वाला लोड देखिए, ए वाला कॉलम देखिए, ये कॉलम क्या है, लोड है जो आपका सेंटर पे लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, सीजी पे लग रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सियल कॉलम, ये हो गया एक्सियली लोडेड कॉलम। ये क्या हो गया, एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड कॉलम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पॉइंट कहाँ पे लोड, यहाँ पे है, एक्ट कर रहा है ना। पॉइंट है जो आपको यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉर्नर पे। यदि इसका क्रॉस सेक्शन बनाए इस कॉलम का, फर्स्ट का यदि क्रॉस सेक्शन बनाए तो कुछ इस तरह से है, इस तरह से है ना। लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एकदम मिडिल में एक्ट कर रहा है, यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है। बट इस केस में देखा जाए, इस केस में यदि देखा जाए तो लोड आपका देखिए कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो मैं ड्रा कर रहा हूँ। इस केस में लोड आपका एक्ट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है ना। ये देखिए एक्सेल कंप्रेशन विद वाई एक्सेल बेंडिंग, है ना, वाई एक्सेल बेंडिंग। इस केस में लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सॉरी ये जो फिगर है वो गलत बन गया, एक मिनट। इस केस में आपका जो लोड एक्ट कर रहा है वो आपका यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे। इस केस में यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है। बट इस केस में कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वाई एक्सेल केस में कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेंटर लाइन ड्रा कीजिए। इस केस में आपका लोड जो एक्ट कर रहा है वो आपका कहीं कॉर्नर पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे। कहाँ पे कर रहा है, कॉर्नर पे एक्ट कर रहा है, ठीक, यहाँ पे कॉर्नर पे आपका एक्ट कर रहा है। इस केस में पी यहाँ पे है जो आपका, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और ये है जो सेंटर लाइन पे एक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपका दो इसेंट्रिसिटी होगा, ई एक्स होगा और ई वाई भी होगा, ई एक्स और ई वाई भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ई एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा,
सिर्फ आपका ई एक्स होगा। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी दो दो होगा, एक्स और वाई भी होगा, एक्स और वाई भी। जैसे ये देखिए, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, और ये आपका वाई है, ये क्या है आपका वाई है। दो दो इसेंट्रिसिटी है ना, दो दो इसेंट्रिसिटी है। ये वाला पार्ट क्या होगा, एक्स होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, वाई होगा, है ना। तो इस केस में दो दो इसेंट्रिसिटी है ना। तो लोड के बेसिस पे यदि देखा जाए तो दो टाइप में डिवाइड किए, एक्सियली लोडेड कॉलम और इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। सो इफेक्टिव लेंथ है जो, जैसा कि मैंने जब स्टील पढ़ा रहा था वहां पर आपको मैं डिटेल में इसको बताया होगा, है ना। सो इट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है जो साइन चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, है ना। सो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, और पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। और क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको, इट इज दैट लेंथ ऑफ कॉलम which takes part in buckling under the action of loading। ये कॉलम का वह पार्ट होता है जो बकलिंग में भाग लेता है, ना। सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, है ना। और इट इज द लेंथ ऑफ द कॉलम which take part in buckling under the action of loading, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारा क्वेश्चन बनाने में यूज होगा, है ना। तो मेनली है जो ये चार क्राइटेरिया है जिस पे हमारा क्वेश्चन है जो बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला इसमें आपका बोथ एंड इज हिंज और पिन। यदि दोनों एंड हिंज हो या पिन हो, दोनों एंड हिंज हो या पिन हो, तो इस केस में आपका जो एल इफेक्टिव होगा, इस केस में आपका जो एल इफेक्टिव होगा वो एल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। अभी एल क्या होता है मैं बताता हूँ। इफ बोथ एंड इज फिक्स्ड, यदि फिक्स्ड होगा दोनों एंड, तो इस केस में जो एल इफेक्टिव होगा ये आपको याद करना है 0.65 इंटू एल। इफ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज, अगर एक एंड पिन है और दूसरा हिंज है, तो इस केस में आपका जो एल इफेक्टिव का वैल्यू होता है वो 0.80 एल होता है। एंड लास्ट वन इज इफ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फेंडी, तो ये आपको पता है इस केस में जो एल इफेक्टिव का वैल्यू होगा वो 2L होगा। कितना होगा, 2L होगा, ठीक है। तो पहला केस क्या था आपका, पहला केस है इफ बोथ एंड इज पिन्ड, है ना, मतलब कुछ ऐसा बोल रहा है, कुछ ऐसा ये हो गया बोथ एंड पिन, है ना। तो इस केस में जो कॉलम बकल करेगा वो यहाँ से करेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस क्या है आपका, सेकंड केस है बोथ एंड फिक्स्ड। बोथ एंड फिक्स मतलब ये हुआ, ये हो गया बोथ एंड फिक्स। तो इस केस में जो बकल करेगा वो कैसे बकल करेगा, वो कुछ इस तरह से बकल करता है, इस तरह से बकल करता है। तो आपका ए वाला पार्ट है जो पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट के बीच का डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं, एल इफेक्टिव बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 0.65 एल, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, थर्ड है वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन हिंज, है ना। तो ये कुछ ऐसा है, वन इन हिंज है और अदर हिंज है जो फिक्स है। तो इस केस में बकलिंग कैसा होगा, कुछ ऐसा बकल करेगा। तो ए जो वैल्यू होगा उसको बोलेंगे एल इफेक्टिव, इसका वैल्यू होता है 0.80 एल। लास्ट वन है जो क्या है, वन इन फ्री है और वन इन फिक्स है, ए वाला पार्ट। तो इस केस में क्या होगा, एल इफेक्टिव होगा जो 2L के बराबर होगा, है ना। अब एल क्या है यहाँ पे, सभी केस में जो एल है आपका वो है अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ, ये क्या है आपका अनसपोर्टेड लेंथ, है ना। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होगा,
अनसपोर्टेड लेंथ होता क्या है, इट इज, लिख लीजिए इसमें, इट इज क्लियर डिस्टेंस between the restraints it is clear distance between restraints. so unsupported length क्या होता है, it is clear distance between restraints, clear distance between restraint. इस केस में एल इफेक्टिव क्या था, एल के बराबर था, एल के बराबर था। तो ये तो डिस्कशन था आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के बारे में। यानी कोई कॉलम का डिजाइन करना होगा, यदि क्वेश्चन आएगा और उसमें इन कंडीशन लिखा हुआ रहेगा तो आपको एल इफेक्टिव निकालने आना चाहिए, ठीक है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन है जो साइलेंट रह जाएगा, क्वेश्चन है जो साइलेंट रह जाएगा, मतलब इंड कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, इंड कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। यदि इंड कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कंसीडर कर रहे हैं। ये टोटली है जो आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप कंसीडर करते हैं। जो भी आप कंसीडर करते हैं, जो भी एज्यूम करते हैं, वो क्वेश्चन पेपर में आपको लिखना होगा कि लेट अस एज्यूम बोथ हिंड आर फिक्स्ड, या फिर वन इंड फिक्स्ड वन इंड हिंड, या फिर बोथ हिंड आर ट्विन्ड। इस तरह से जो भी आप एज्यूम कर रहे हो आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना होगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, that is assumption made in column as per IS 456. assumption made in column। अब देखिए क्या क्या assumption है जो इसमें लिया गया। assumption इसका काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि बीम पढ़ाया था तो बीम में भी मैं बताया था कि क्या क्या assumption यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह से कॉलम को डिजाइन में भी क्या है, assumption लिया गया, ठीक है। सो assumption made in columns as per IS 456 2000। और assumption है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट assumption बोलता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट शैल बी टेकन इन एक्सियल कंप्रेशन। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सियल कंप्रेशन इज 0.002, 0.002। अगर आपको याद हो तो बीम में आप पढ़े होंगे ये वैल्यू 0.0035। बीम में क्या पढ़ाया था, बीम में पढ़ाया था 0.0035, लेकिन वहां पर बीम पे कैसा लोडिंग लग रहा था, मोमेंट आ रहा था, वहां पे मोमेंट आ रहा था, है ना। लेकिन कॉलम पे क्या आता है, एक्सियल कंप्रेशन आता है ना। कॉलम पे कैसा लोड आता है, कंप्रेसिव लोड आता है। सो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन, क्योंकि कंप्रेशन लोड आता है तो उसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन स्ट्रेन बोलेंगे, है ना। सो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट शैल बी टेकन इन एक्सियल कंप्रेशन इज 0.002 एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है तो ध्यान से पढ़िए कि बीम के बारे में पूछ रहा है या कॉलम के बारे में पूछ रहा है। अगर बीम के बारे में पूछ रहा है तब तो 0.0035 हो जाएगा, लेकिन यदि कॉलम के बारे में पूछ रहा है तो 0.002 होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम हियर। सो द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर, द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन, आराम से पढ़ना है, एट द हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग। एक्सियल कंप्रेशन भी आ रहा है और बेंडिंग भी आ रहा है, ठीक है। व्हेन देयर इज नो टेंशन ऑन द सेक्शन शैल बी 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स द स्ट्रेन एट द लीस्ट कंप्रेशन एक्सट्रीम फाइबर, है ना। अब देखिए पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आया, पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आया कि क्या बोल रहा है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए कि यही आपका कॉलम है, यही आपका कॉलम है और आप है जो लोड अप्लाई कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, है ना, लोड अप्लाई कर रहे हैं। बट जो कॉलम है इसमें देखिए क्या आ रहा है, बेंडिंग भी आ रहा है और कंप्रेशन भी आ रहा है, बेंडिंग भी आ रहा है, कंप्रेशन भी आ रहा है ना, बेंडिंग भी आ रहा है और कंप्रेशन भी आ रहा है। सपोज कीजिए कि यही आपका कॉलम है, इस पर लोड लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह से बेंड करेगा तो बेंडिंग भी आएगा और कंप्रेशन भी आएगा, है ना, बेंडिंग भी आएगा और कंप्रेशन भी आएगा। सो सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक एंड पे इसका क्या है, मिनिमम स्ट्रेन आ रहा है, एक एंड पे क्या आ रहा है, मिनिमम स्ट्रेन आ रहा है। सपोज कीजिए ए है जो आपका, ए मिनिमम है ना, जिसका वैल्यू क्या होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0.002 होगा, 0.002 होगा, ठीक है। ई मिनिमम है और यहाँ पर क्या है आपका, ई मैक्सिमम है, ई मैक्सिमम, यहाँ पर क्या है, ई मैक्सिमम, ठीक है।
ध्यान से समझना है इसको, ना जाने कितना बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक। सो ए ई मिनिमम हो गया और ए है जो ए मिनिमम हो गया और ए ई मैक्सिमम हो गया। ई मिनिमम का वैल्यू है जो 0.002 से कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक्सियल मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है, 0.002 हो सकता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, या तो 0.002 होगा या तो इससे कम होगा, इससे कम होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब एजम्पशन बोल रहा है कि द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन एट द हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर। तो हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर कौन सा है, ये वाला है। ये वाला क्या है, हाईली, ये क्या हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर, तो कौन सा का होगा, ये वाला होगा। ये क्या होगा, हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर है। ये बनाए क्या है, ये आपका बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है ना। ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनाया, बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनाया, मतलब स्ट्रेन का डायग्राम बनाया। कौन सा बनाया, बेंडिंग स्ट्रेन का डायग्राम बनाया, ठीक है। सो एट द हाईली एक्सट्रीम फाइबर इन कॉन्क्रीट सब्जेक्टेड टू एक्सेल कंप्रेशन एंड बेंडिंग व्हेन देयर इज नो टेंशन, व्हेन देयर इज नो टेंशन, ऑब्वियस सी बात है, ये भी टोटल क्या है आपका, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो कोई टेंशन इस पे नहीं आ रहा, कोई इस पे टेंशन नहीं आ रहा। जब टेंशन आता तो क्या होता है, स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा क्रॉस कर जाता है, ऐसा क्रॉस कर जाता है, लेकिन इस पे टेंशन नहीं आ रहा, टेंशन नहीं आ रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, टेंशन नहीं आ रहा है। When there is no tension on the section shall be taken as 0.0035 minus 0.75 times the strain at the least compression fiber. So strain at the least compression fiber क्या है, E minimum है, E minimum है, and strain at the highly compressed fiber, देखिए E maximum क्या है, ये है strain at highly compressed extreme fiber, ठीक है। और ई मिनिमम क्या है, ई मिनिमम है आपका लीस्ट एक्सट्रीम फाइबर, स्ट्रेन एट लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट कंप्रेशन एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट का मैं कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ। ओवरऑल स्टेटमेंट का मेन कंक्लूजन जो है वो बोलता है कि आपका जो ई मैक्स होगा, वो 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स ऑफ ई मिनिमम होगा। ये आपका ओवरऑल कंक्लूजन हुआ, एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वही बोलता है कि द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग व्हेन देयर इज नो टेंशन ऑन द सेक्शन शैल बी टेकन एज 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स द स्ट्रेन एट द लीस्ट कंप्रेशन फाइबर, है ना। सो 0.0035 माइनस 0.75 इंटू ई मिनिमम, है ना। तो एग्जाम में ई मिनिमम का वैल्यू आपको कई बार तो डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया जाता है, कई बार आपको डायरेक्टली है जो फार्मूला पूछ लिया जाता है, और इससे आपको न्यूमेरिकल भी बना सकता है। ई मिनिमम का वैल्यू दे देगा और ई मैक्सिमम का वैल्यू आपसे पूछेगा, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स ऑफ ई मिनिमम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये जंक्शन की बात है। नाउ अब देखिए क्या है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, कॉलम का डिजाइन स्पेसिफिकेशन है जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्या करना है, आपको याद रखना है। फर्स्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन है आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ठीक है। कहने का मतलब है कि कॉलम है एक्सेली लोडेड तो हम मान के चलते हैं, लेकिन इसको हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करते हैं, क्योंकि
सपोज कीजिए ये कॉलम है, सपोज कीजिए ये कॉलम है और यहाँ पे हम लोड लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने अनुसार तो इसको क्या मान रहे हैं, अपने अनुसार हम मान रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका क्या है, फुल्ली एक्सियली लोडेड है, फुल्ली एक्सियली लोडेड है। मतलब जो लोड है वो कहाँ से पास कर रहा है, लोड है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम से है जो पास कर रहा है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा, हाँ, ये तो आइडियल कंडीशन हो गया, ये क्या हो गया, आइडियल कंडीशन हो गया। सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, कॉलम है, आप मान रहे हैं कि इसके सीजी से पास कर रहा है लोड, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हम लोड लगाते हैं तो कुछ डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, कुछ है जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्रिएट हो जाता है, कुछ है जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्रिएट हो जाता है। सपोज कीजिए कि ये आपका कॉलम है, कायदे से आपका लोडिंग यहाँ पे आना चाहिए था, है ना, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस के कारण हो सकता है कि लोड इस पॉइंट पे न लग के कहीं यहाँ पे लग गया, कहीं यहाँ पे लग गया, तो क्या होगा, कुछ इसेंट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगा, कुछ इसेंट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन के टाइम मिनिमम इसेंट्रिसिटी का केस है जो कंसीडर करेंगे, मतलब उसको हम कंसीडर करके ही डिजाइन कर देंगे, कंसीडर करके ही उसको डिजाइन कर देंगे, ठीक है। सो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है ई मिनिमम, जो आपका ई मिनिमम होगा, ई मिनिमम का जो वैल्यू होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ L by 500 प्लस D by 30 और 20 mm और 20 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 20 mm से कम तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हुआ, है ना। मैक्सिमम ऑफ L by 500 प्लस D by 30, है ना, D by 30 और 20 mm। इसका मतलब ई मिनिमम का जो वैल्यू होगा वो 20 mm से कम कभी नहीं हो सकता, 20 mm से कम कभी नहीं हो सकता, है ना। जहाँ पे L क्या है आपका, L है अनसपोर्टेड लेंथ, L क्या है, वेयर L क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ। आपको पता है अनसपोर्टेड लेंथ क्या होता है, क्लियर डिस्टेंस होता है। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। अब देखिए जनरली L का वैल्यू मीटर में होगा, आपको क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm में। D क्या है, D है आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन यहाँ पे D भी हो सकता है, B भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा उसमें मिनिमम है, कौन सा उसमें मिनिमम है। तो क्या होगा, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, है ना। D भी हो सकता है और B भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि जो सेक्शन दिया हुआ है जो कॉलम का उसमें मिनिमम कौन सा है, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया। सेकंड केस बोलता है कि जो ई मिनिमम वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, जो आपने ई मिनिमम का वैल्यू कैलकुलेट किया है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ lateral dimension, lateral dimension that is lateral dimension क्या हो सकता है, या तो B हो सकता है या तो D हो सकता है, B हो सकता है या तो D हो सकता है ना। मतलब लेस देन क्या होगा, 0.05 D होगा और लेस देन 0.05 B होगा, है ना। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो डिस्कशन होने जा रहा है ये आपको याद रखना, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न जाने कितने बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ई मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ L by 500 प्लस D by 30 और 20 mm, है ना। दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हम यहाँ लेंगे, है ना। साथ ही साथ ई मिनिमम का वैल्यू
लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ लेटरल डायमेंशन होना चाहिए, दैट इज 0.05d। परसेंटेज को जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो कितना होगा, 0.05 होगा, है ना, 0.05d और 0.05b। ठीक है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब क्या है, कॉलम है, ये सब आपका क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉलम में दो टाइप का रेनफोर्समेंट होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का रेनफोर्समेंट होता है। ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको रिंग टाइप का दिख रहा है, ये सब जो रिंग टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बोलते हैं, और लैटरल टाइज बोलते हैं। इसको देखेंगे हम लोग, लैटरल टाइज बोलते हैं। ठीक है, लैटरल टाइज को हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले लॉन्गिट्यूडनल को देख रहे हैं, पहले किसको देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को देख रहे हैं। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में दो केस आता है, एक मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, एक मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, है ना। सो मिनिमम कितना प्रोवाइड करते हैं, देखिए सब कोर्स का रिकमेंडेशन है जो कि आपको याद होना ही चाहिए, जो कि आपको याद होना ही चाहिए, है ना। सो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होगा 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ स्टील, 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ स्टील ना होके यहाँ पे कॉलम होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम होगा, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम क्या होगा, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम। ठीक है, अब देखिए मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया, 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम, है ना। ग्रॉस एरिया का मतलब क्या होगा, b इंटू डी, दैट इज ग्रॉस एरिया का मतलब क्या होगा, b इंटू डी हुआ, b इंटू डी हुआ, यही ग्रॉस एरिया हुआ, है ना। अगर कॉलम का डायमेंशन b इंटू डी है, अगर कॉलम का डायमेंशन सपोज कीजिए ये d है, ये b है, तो ग्रॉस एरिया इसका क्या होगा, b इंटू डी होगा, है ना। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, व्हेन वार्स आर लेफ्ट, यदि वार्स लेफ्ट है तब तो 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम लेंगे। बार लेफ्ट का मतलब क्या हुआ छोटे लोग, बार लेफ्ट का मतलब हुआ कि एक बार ये हुआ और दूसरा बार आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, लैप हो गया, इतना क्या हो गया, लैपिंग हो गया कि नहीं हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, लैप हो गया इस तरह से। तो जब लैपिंग होगा तो कितना लेंगे, 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया। व्हेन बार्स आर नॉट लैप, यदि लैपिंग नहीं किया हो रहेगा, मतलब एक ही थ्रू आउट कितना होगा, एक ही रेनफोर्समेंट होगा। अगर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम होगा जो एक ही रेनफोर्समेंट होगा, तो उस केस में कितना लेंगे, 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम, 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम। तो बुक में लिख तो देता है लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता चलता है ना। सो व्हेन वार और लैप, यदि लैपिंग किया है तो 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया लेंगे, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, और यदि लैपिंग नहीं किया गया है तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, 4% लेंगे, 4% लेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मिनिमम साइज ऑफ द बार। ये जो बार आपने प्रोवाइड किया है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बार है। कौन सा बार है, लॉन्गिट्यूडनल बार है। लॉन्गिट्यूडनल, और इसको बोलते हैं मेन रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल बार को क्या बोलते हैं, मेन रेनफोर्समेंट। सो मिनिमम साइज ऑफ द बार, मिनिमम साइज क्या होगा, मिनिमम साइज क्या होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन यहाँ से आता है ना। तो देखिए कॉलम में जब का मिनिमम साइज ऑफ द मेन बार होगा 12 mm होगा, कितना होगा, 12 mm होगा। ठीक है, जब कॉलम की बात करते हैं तो 12 mm होगा। यदि बीम होगा तो मिनिमम कितना होगा, 16 mm होगा। स्लैब होगा तो 8 mm होगा, और फुटिंग होगा तो 10 mm होगा। तो ये टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। डायरेक्टली एसएससी जेईई वगैरह में है जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देता है। ठीक है, कॉलम होगा तो 12 mm, बीम होगा तो 16 mm, स्लैब होगा तो 8 mm, फुटिंग होगा तो 10 mm। नाउ नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ बार। मिनिमम नंबर ऑफ बार है जो शेप ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करता है। शेप ऑफ द कॉलम की बात करते हैं तो आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। यदि स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितना होगा, 4 होगा। मिनिमम नंबर ऑफ 4 होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, टोटल कितना है, 4 है। मिनिमम कितना होगा, 4 होगा। मैक्सिमम इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम कितना होगा, 4 होना ही पड़ेगा। सर्कुलर रहेगा तो कितना होगा, 6 होगा। हेक्सागोनल होगा तो 6 होगा, और ऑक्टागोनल होगा तो 8 होगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मेन आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत पूछता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कुलर वाला बहुत ज्यादा पूछता है, इसीलिए एटलीस्ट ये दोनों हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 5,
नंबर 5 पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट क्या हो छोटे लोग, ये देखिए, ये स्पेसिंग दिख रहा है आपको, ये वाला स्पेसिंग दिख रहा है, ये वाला, इसी को बोल रहा है मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होगा। दोनों मेन रेनफोर्समेंट के बीच का जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगा कितना होगा, 300 mm होगा। कितना होगा, 300 mm, है ना। मतलब मैक्सिमम स्पेसिंग जो होगा, मतलब एस क्या होगा आपको, कितना होगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm। 300 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 300 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम कितना होगा, 300 होगा, 300 होगा मैक्सिमम। मिनिमम नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर, कवर देख रहे हैं आप, ये क्या है आपका कवर है। तो मिनिमम नॉमिनल कवर जो होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ 40 mm और डायमीटर ऑफ द मेन बार, और डायमीटर ऑफ द मेन बार, है ना। ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 40 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। मतलब मिनिमम तो 40 mm होगा, इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम कवर कितना होगा, 40 mm, मिनिमम कवर क्या होगा, 40 mm, है ना। सो मिनिमम नॉमिनल कवर जो होगा कितना होगा, 40 mm, और डायमीटर ऑफ द बार, डायमीटर ऑफ मेन बार को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ 40 और 5, ये दोनों जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, मिनिमम नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर, है ना। अब लेटरल टाइज की बात करते हैं। ये आपका क्या है, लेटरल टाइज है। यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये क्या है आपका, ये है लेटरल टाइज, इसी को बोल रहे हैं लेटरल टाइज, लेटरल टाइज, है ना, लेटरल टाइज, इसको क्या बोल रहे हैं हम, लेटरल टाइज बोल रहे हैं, ठीक है। सो लेटरल टाइज का मेन फंक्शन क्या है बताइए। लेटरल टाइज का मेन फंक्शन है आपका, मेन फंक्शन इसका क्या हो गया, मेन फंक्शन हो गया टू होल्ड द longitudinal bar to hold the longitudinal bar in position, or you can say it helps in prevent, it helps to prevent buckling। सो बकलिंग में क्या करेगा, बकलिंग होने से बचाएगा, बकलिंग होने से बचाएगा। सेकेंड थिंग, टू होल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इन पोजीशन, है ना, इसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, लॉन्गिट्यूडिनल बार को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो इसका क्या है, फंक्शन है, इसका क्या है, फंक्शन है। तो सबसे पहले डिस्कस करें साइज ऑफ द लेटरल टाई, साइज ऑफ द लेटरल टाई। तो लेटरल टाई का जो साइज होगा वो आपका होगा, लेटरल टाई का जो साइज होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ, साइज ऑफ द लेटरल टाइज होगा आपका मैक्सिमम ऑफ 1/4 times of the larger die of main reinforcement, 1/4 times of larger die of main reinforcement, larger die of main reinforcement, लार्जर डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, है ना। सपोज कीजिए कि एक डाया है जो 20 का है और ये है जो 16 का है, तो लार्जर का क्या होगा, 20 होगा, लार्जर क्या होगा, 20 होगा। इसका मतलब ये हुआ। सेकंड थिंग बोलता है 6 mm, इसका मतलब क्या हो छोटे लोग, मतलब लेटरल टाई का साइज कभी भी 6 mm से कम नहीं हो सकता, कभी भी 6 mm से कम नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना। सो साइज ऑफ द लेटरल टाई जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 1/4 टाइम्स ऑफ लार्जर डाई ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, एंड सेकेंड इज 6 mm। ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे, है ना। उसके बाद है स्पेसिंग और पिच ऑफ द लेटरल टाई, स्पेसिंग और पिच ऑफ द लेटरल टाई।
ये आपका क्या है, स्पेसिंग है, यहाँ देखिए ये आपका क्या है, स्पेसिंग है या पिच है, स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाई या पिच बोले, है ना। सो स्पेसिंग और पिच ऑफ द लेटरल टाई, ये जो आपका होता है, ये जो होता है आपका मतलब स्पेसिंग और पिच का जो वैल्यू होगा वो होगा मिनिमम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, फर्स्ट लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, सेकेंड इसको ए बोल दीजिए, बी 16 टाइम्स ऑफ a smaller die of mere reinforcement, 16 times of a smaller die of mere reinforcement, C 300 mm, तो ये तीनों में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, स्पेसिंग देगा या पिच देगा, 16 टाइम्स ऑफ स्मॉलर डाई ऑफ मेयर एनफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए एक 20 mm का है, एक 16 mm का है, तो कौन सा लेंगे आप, आपको लेना होगा 16 mm, क्योंकि दोनों में जो मिनिमम है क्या है 16 mm, दोनों में जो मिनिमम है क्या है 16 mm है कि नहीं। सो स्पेसिंग और पिच हो गया आपका, फर्स्ट केस हो गया लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, सेकंड वन इज 16 टाइम ऑफ स्मॉलर डाई ऑफ मेयर एनफोर्समेंट, एंड थर्ड वन इज 300, व्हिचएवर इज मिनिमम। सो तीनों में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, पिच देगा, वो क्या देगा, पिच देगा। नाउ move to the next point of discussion. Next point of discussion is slenderness limit. So slender limit का दो केस होगा, यदि both in restrained होगा और दूसरा केस होगा जिसमें one in restrained होगा। both in restrained करने का मतलब क्या हुआ, both in restrained करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों in fixed होगा, और one in restrained करने का मतलब क्या हुआ कि one in fixed होगा और other in free होगा, one in fixed होगा और other in free होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपका वो थिन रेस्टेंड वाला, अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन इंड रेस्टेंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सपोज कीजिए कॉलम का जो आपका डायमेंशन है वो है d इंटू बी का, b सपोज कीजिए 200 mm है और d है जो 300 mm है, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम क्या हुआ, 200 हुआ है ना। तो यहाँ पर यदि देखा जाए, सपोज कीजिए एल इफेक्टिव का वैल्यू है जो एल है, कितना है, एल स्मॉल एल है, तो इस केस में पर्टिकुलर केस में जब दोनों इंड आपका रेस्टेंड है, इसको मैं लिख दूं बोथ इंड, इफ बोथ इंड इज रेस्टेंड, यदि दोनों इंड रेस्टेंड होगा तो इस केस में एल बाई वी का जो वैल्यू होगा, ये पूछा है, ये नंबर ऑफ टाइम्स से जो यहाँ से क्वेश्चन रेज हुआ है। सो एल बाई वी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60, एक कंडीशन है जो आपको याद रखना है, कब, जब दोनों इंड है जो रेस्टेंड होगा, मतलब फिक्स इंड का कंडीशन हो जाएगा, मतलब क्या होगा, फिक्स इंड का कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ एनी प्लेन वन इंड ऑफ द कॉलम इज अनरेस्टेंड देन इट्स अनसपोर्टेड लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 b स्क्वायर अपॉन डी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो सेकेंड वाला केस है वो है फॉर कैंटिलीवर कॉलम, एक इन फिक्स है, वन इन फ्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैंटिलीवर है, इसका मतलब क्या हुआ, कैंटिलीवर है। तो ये कौन सा केस हो गया, फॉर कैंटिलीवर कॉलम, यदि कॉलम कैंटिलीवर है, इस केस में क्या होगा, इस केस में कहता है कि एल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 बी स्क्वायर अपॉन डी होगा, दैट इज एल बाई बी, अगर बी को यहाँ से यहाँ ले आए तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन, एक बी तो इधर लेफ्ट चला गया तो यहाँ पे एक ही बी बचा ना, 100 बी बाई डी, तो सेकेंड केस आपका ए हो गया। दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू,
सो बोथ इंटरेस्टेंड होगा तो एल बाई बी का वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 हुआ, और यदि कैंटिलीवर हो गया तो कितना हो गया 100 बी बाई डी हो गया, 100 बी बाई डी हो गया। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ किस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम, शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, है ना। विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ई मिनिमम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एल बाई 500 प्लस डी बाई 30 और ई मिनिमम लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ द वी और डी, इस कंडीशन को क्या करेगा वो सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है तब जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम जो पीयू होगा, पीयू होगा वो क्या होगा 0.40 FCK into area of concrete plus 0.67 into F by into area of into ASC into ASC। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में आपका यही है, यही है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट एक्सियली कॉलम जो पीयू होगा वो 0.40 FCK इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 F बाई इंटू ASC इंटू ASC। FCK क्या है आपका, FCK आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। इन विच यूनिट, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, AC क्या है, AC है आपका एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट। अब देखिए सपोज कीजिए एक कॉलम है जिसका डायमेंशन क्या है, सॉरी B इंटू डी है, B इंटू डी है ना। यहाँ पे सपोज कीजिए 4 एनफोर्समेंट है, 4 एनफोर्समेंट है, जिसका डाया क्या 5 है। तो यदि हम एरिया ऑफ कंक्रीट इस केस में निकालें तो क्या होगा ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, माइनस एरिया ऑफ स्टील, ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा B इंटू कैपिटल डी माइनस एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टील कितना है 4 है, और प्रत्येक का डाया कितना है 4 इंटू 5/4 इंटू 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक का डाया कितना है 5 है। तो इस तरह से क्या करेंगे ग्रॉस एरिया में से हमें क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्टील को माइनस करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ कंक्रीट है जो निकल जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट है जो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है एफ वाई, इसके बारे में आपको पहले से पता है, ये क्या होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ये क्या होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन विच यूनिट न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम स्क्वायर। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ASC। ASC क्या होता है एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील इन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, कंप्रेशन। क्योंकि कॉलम में जितना भी स्टील होता है वो किस में होता है कंप्रेशन में होता है, वो किस में होता है कंप्रेशन में होता है। इसीलिए यहाँ पे AST ना लिख के क्या लिखते हैं ASC लिखते हैं, ASC लिखते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो ये आपका क्या था लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला, ये इस चैप्टर का आपका मास्टर फॉर्मूला है 0.40 FCK इंटू AC प्लस 0.67 F बाई इंटू ASC। इस पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद है जो हम लोग डिस्कस करेंगे हेलिकल कॉलम, क्या डिस्कस करेंगे हेलिकल कॉलम, और उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।